हेलो स्टूडेंट्स, आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मैं आपको उनके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करूंगी। आज का हमारा पहला बिंदु है दो या दो से अधिक मकानों का स्वयं के निवास के लिए प्रयोग करने पर कर योग्य आय का निर्धारण। देखिए, यदि कोई करदाता केवल 2 मकान अपने स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में लाता है तो ऐसे दोनों मकानों का वार्षिक मूल्य 0 माना जाता है। अगली चीज़ हम जैसे इसमें ये देखेंगे कि जिस मकान का वार्षिक मूल्य हम 0 मानेंगे उसके संबंध में करदाता को कोई मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे नहीं होगा, उसकी छूट उसको नहीं मिलेगी। परंतु यदि करदाता इन मकानों को क्रय करने के लिए या बनवाने के लिए, मरम्मत करने के लिए, पुनर्निर्माण कराने के लिए, इन संबंध में यदि वो कोई ऋण लेता है तो ऋण के ब्याज की कटौती की जो स्वीकृति है वो उसे प्राप्त होगी, अर्थात ऋण पर जो ब्याज है उसकी कटौती उसे दी जाएगी। इसी के साथ हमें इसमें ये भी देखना है कि अब जब हम इन पर वार्षिक मूल्य 0 मानेंगे और ऋण पर ब्याज की कटौती देंगे तो ऐसी स्थिति में इन मकानों की आय ऋणात्मक हो जाएगी। और ऋणात्मक अगर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस ऋणात्मक आय को या जिसे हम मकान संपत्ति से जो हानि होगी उसको या तो इसी हेड में किसी दूसरे मकान की आय के साथ समायोजित करेंगे या फिर किसी दूसरे शीर्षक की आय से हम उसे समायोजित करेंगे। अगला हमारा बिंदु आता है 2 से अधिक मकानों का स्वयं के निवास के लिए प्रयोग करने की स्थिति में। अब देखिए, प्रथम बिंदु जो हमने देखा वो तो ये था कि यदि केवल 2 मकानों का करदाता अपने स्वयं के निवास के लिए प्रयोग करता है तो हमने कहा कि हम दोनों मकानों का वार्षिक मूल्य 0 मानेंगे। अब यहाँ जो स्थिति है वो क्या है कि करदाता के पास 2 से अधिक मकान हैं और वो उनको स्वयं के निवास के लिए प्रयोग करता है, तो हम ऐसे में किस तरीके से करदाता के लिए मकान संपत्ति से आय की गणना करेंगे। देखिए, यदि कोई करदाता 2 से अधिक मकान अपने स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में लाता है तो केवल 2 मकानों का वार्षिक मूल्य 0 माना जाएगा। कोई से भी 2 मकानों का वार्षिक मूल्य 0 मानेंगे। अब इन मकानों का चयन करने का जो अधिकार है वो करदाता का रहेगा, अर्थात करदाता यह स्वयं डिसाइड कर सकता है कि उन्हें उसको कौन से 2 मकान अपने स्वयं के रहने के लिए मानने हैं। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इसमें उसके पास कई विकल्प होते हैं, वो कोई से भी 2 विकल्प को ले सकता है, लेकिन विकल्प के चयन के लिए उसे ये देखना होगा कि उसके पास जितने भी मकान हैं पहले वो उन सभी मकानों पर कुल आय की गणना करेगा और 2, क्योंकि उसे चयन करने का अधिकार है स्वयं के रहने का आवास, तो वो ऐसे 2 मकानों का उसे चयन करना चाहिए जिस पर कर योग्य आय सबसे अधिक आ रही हो। तो शेष मकानों के वार्षिक मूल्य की गणना वो कैसे करेगा, लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह करेगा, अर्थात किराए पर उठाए गए मकान संपत्ति की तरह ही करेगा। अब करदाता को क्या करना है, सभी मकानों की कुल आय की अलग अलग गणना करनी चाहिए तथा जिस मकान की कुल आय सबसे कम हो या ऋणात्मक हो, करदाता को उसे ही किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात अधिकतम कुल आय वाले 2 मकानों को करदाता स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकान के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। देखिए, आयकर अधिनियम में ये करदाता के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बिंदु है कि ये चयन करने का अधिकार करदाता के पास है कि वो कौन से 2 मकान अपने स्वयं के रहने हेतु निर्धारित करे। तो हम क्या करेंगे कि वो ऐसे 2 मकान जिस पर उसे सर्वाधिक कर योग्य आय हो सकने की संभावना हो उसको स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मान ले, और इसके बाद ऐसे मकान जो कि न्यूनतम आय दे रहे हो या ऋणात्मक आय जा रही हो उसे वो किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करें। देखिए, एक चीज़ हमने अर्लियर डिस्कस की थी कि मकान संपत्ति के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की जो अधिकतम सीमा कटौती के लिए हम स्वीकृत करते हैं वो लेट आउट प्रॉपर्टी की स्थिति में किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के संबंध में उसमें कोई अधिकतम सीमा
नहीं है। तो यहाँ करदाता के पास आयकर नियोजन के हिसाब से यदि हम देखें तो भी एक बहुत अच्छा विकल्प उसके हाथ में है कि वो न्यूनतम आय वाले मकान को या ऋणात्मक आय वाले मकान को वो क्या कर सकता है, किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। अगला हमारा बिंदु आता है ऐसे मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण जो गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए स्वयं के रहने के लिए उपयोग में आई हो तथा कुछ अवधि के लिए किराए पर उठाई गई हो। देखिए, हर वर्ष जब भी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं तो ये थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए कन्फ्यूज़न का पॉइंट हो जाता है कि यदि इस तरह की स्थिति है कि करदाता एक ही मकान संपत्ति को कुछ समय के लिए स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में लेता है और कुछ समय के लिए किराए पर उठाया गया है, तो वहाँ थोड़ा सा संशय रहता है, संदेह रहता है। तो आज मैं इस बिंदु पर कुछ विस्तृत रूप से प्रकाश डाल रही हूँ। थोड़ा आप ध्यान से देखें कि यदि ऐसी मकान संपत्ति है जिसमें करदाता कुछ समय के लिए स्वयं रहता है और कुछ समय के लिए यदि उसे किराए पर उठाता है, तो ऐसी मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य या वार्षिक मूल्य का निर्धारण हम किस प्रकार करेंगे कि ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य शून्य नहीं माना जाता। अर्थात ऐसी संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य यह मानते हुए ज्ञात किया जाएगा कि मकान संपत्ति को किराए पर उठाया गया है। इसी प्रकार यदि करदाता ने स्वयं के रहने के मकान को, जिसमें करदाता बाहर रहने के कारण वास्तव में नहीं रहता है और यदि उसे कुछ अवधि के लिए किराए पर उठा देता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य शून्य नहीं माना जाता तथा उस संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य की गणना किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति की तरह ही की जाती है। देखिए, क्या किया जाता है कि ये मान लिया जाता है कि वर्ष पर्यंत इस प्रॉपर्टी को किराए पर उठाया गया है और अर्लियर जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम सकल किराए की और सकल वार्षिक मूल्य की और वार्षिक मूल्य की गणना करेंगे, ठीक उसी तरीके से हम इस पर गणना करेंगे। और बाद में क्या करेंगे, जितने समय के लिए करदाता ने इसे स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त किया है उतनी अवधि का किराया हम इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान करके कम कर देंगे। ऐसी मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण जिसका कुछ भाग स्वयं के रहने के काम में आता हो और कुछ भाग किराए से उठा दिया गया हो अथवा व्यापार में प्रयोग किया गया हो, तो ऐसी स्वतंत्र इकाइयों का जिनका अलग अलग उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसी प्रत्येक इकाई के वार्षिक मूल्य की गणना निम्न प्रकार की जाती है। क्या करेंगे हम, स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त इकाई का वार्षिक मूल्य शून्य मानेंगे। जैसा कि हमने पहले देखा, करदाता को अपने अधिकतम दो मकानों को वो स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मान सकता है। तो स्वयं के रहने के भाग अथवा इकाई का वार्षिक मूल्य हम क्या करेंगे, धारा 23 की धारा 2 के अनुसार हम इसे शून्य मानेंगे। फिर हम क्या करेंगे, किराए पर उठाई गई इकाई का वार्षिक मूल्य सामान्यतः किराए पर उठाई जाने वाली मकान संपत्ति की तरह ही ज्ञात किया जाएगा, जैसे कि हम धारा 23 की उपधारा 1 की ए, बी और सी के अंतर्गत ज्ञात करते हैं। इसी तरीके से यदि करदाता व्यापार में काम आने वाली इकाई की आय की गणना करता है, वो इस शीर्षक के अंतर्गत नहीं की जाएगी। अर्थात यदि करदाता ने अपनी किसी आवासीय मकान या आवासीय इकाई को अपने व्यापार एवं पेशे के लिए यदि वो प्रयोग में लाता है, तो फिर हम उस मकान से होने वाली आय की गणना इस शीर्षक में नहीं करेंगे। यदि ऐसी मकान संपत्ति का कोई भाग किसी कर्मचारी को किराए पर उठा दिया जाए, कर्मचारी कौन, जो उसके व्यापार एवं पेशे के लिए कार्य करता है, तो किसी कर्मचारी को यदि किराए पर उठा दिया जाए तो उस किराए की आय पर भी इस शीर्षक में कर नहीं लगेगा, अपितु वो जो राशि होगी वो व्यापार एवं पेशे की आय मानते हुए व्यापार एवं पेशे शीर्षक में कर योग्य मानी जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे स्टूडेंट्स, जिन पर आज हमने चर्चा की है। अगर आपको इसके संबंध में किसी तरह का कोई संशय हो, कोई संदेह हो या आप इसके बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या व्यक्तिगत रूप से कॉल करके अपने संशय को दूर कर सकते हैं। अगली क्लास में हम इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।